Bismillahirrahmanirrahim. This is Advanced Analysis of Algorithm. CSC 606 is the code, and the slides are presented by Qazi Hasib Yusuf. Okay, in this lecture, we are going to cover from lecture 6 to 10, and we will be basically discussing time complexity of algorithms. The focus will be on asymptotic notations. Mainly we will be going to discuss asymptotic notations, and the complexity is find out through the asymptotic notations. So the first question is, what is complexity? Complexity can be measured in three different ways. The first one is the time, which is termed as time complexity, like how much time a system takes to execute a program. आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपने उसको रन करना है, अब उसकी एग्जीक्यूशन पर जितना टाइम लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ टाइम कम्प्लेक्सिटी. उसमें कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं या अरिथमेटिक ऑपरेशंस कितने हैं. अगर आपको याद हो, हमने एक रैम मॉडल डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि हम हर ऑपरेशन को, बाइनरी ऑपरेशन को 1 यूनिट टाइम देते हैं, और इस तरीके से तो वो उसकी जो है कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी आ जाती है. फिर द थर्ड thing that matters is the memory space required, like how much space your algorithm is going to consume during the execution of the program. like आपके data structures में क्या है, आपने कौन से जो हैं वो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, इन कित क्वांटिटी में यूज़ किए हैं, हर वेरिएबल कितनी मेमोरी लोकेशन को रिज़र्व कर रहा है. फिर क्या आप वेरिएबल्स को यूज़ करने के बाद उसको गार्बेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. लाइक अगर हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग देखें तो C++ में ऑटो गार्बेज नहीं होता. सो क्या हम उस वेरिएबल को, जब जहाँ के बाद के उस वेरिएबल ने यूज़ नहीं होना, तो हम उसको एक्सप्लिसिटली डिलीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हिस्सा हो जाती हैं. सो एल्गोरिथम डिज़ाइन में जो मेजर फैक्टर जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी करेक्टनेस हो, और दूसरी चीज़ जो है एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी हो. अब करेक्टनेस के लिए हम ऑलरेडी मिड टर्म से पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि जो हमने बहुत अर्ली फर्स्ट लेक्चर में देखा था, करेक्टनेस. हमने कहा था कि आपका एल्गोरिथम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. लाइक वो इनएप्रोप्रिएट तरीके से बंद नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए अगर अगर हमें याद हो, तो हमने यूज़ की थी कुछ ऑप्शंस अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते वक्त, जिसमें हम जो है वो लगा देते हैं, कैच एंड ट्राई ब्लॉक्स लगा देते हैं. तो उसके ज़रिए हम इन अप्रोप्रिएट हॉल्ट को रोकते हैं. इसके अलावा कोई ऐसी, लाइक डिवाइड बाय ज़ीरो हो गई या ओवरफ्लो हो गया, तो ऐसी कोई एरर्स बीच में नहीं आनी चाहिए, और आपकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए. तो वन वे है करेक्टनेस चेक करने का. जो सेकंड फिर आता है तरीक़ेकार जो हमने स्टडी किया था, वो सेट्स का था कि क्या तमाम पॉसिबल इनपुट्स के लिए हमारे पास तमाम पॉसिबल आउटपुट हैं, और क्या हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है. सॉरी, जिसे हमने कहा था कि एक कंप्लीट फंक्शन हमारे पास वहाँ पर था. हमारे पास फंक्शंस की दो टाइप होती थी. एक जो है हमारे पास पार्शियल फंक्शन होता था, और एक कंप्लीट फंक्शन होता था. तो जो पार्शियल फंक्शन होता है उसमें यही होता था कि हमारे पास कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जिनके लिए आउटपुट वैल्यूज़ नहीं होती थी. जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो पार्शली करेक्ट होता है अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है और वो इंटीजर बेस्ड है, तो लॉन्ग इंटीजर में है तो वो 17 से ऊपर का फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करके नहीं देगा. अगर नॉर्मल इंटीजर में है तो वो 7, 8 से ऊपर का फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करके नहीं दे सकता है. तो ये हमारे पास पार्शियल करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जिनके लिए आउटपुट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता. और उसकी वजह ये है कि पार्शियल फंक्शन इसलिए क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें हमने लिमिट नहीं लगाई हुई. हमने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा कि जो ये रिस्ट्रिक्ट करे कि आपकी इनपुट वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी इनपुट वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो वो जो है इनकरेक्ट तरीके से जो है वो हाल्ट होगा उस सूरत में, या इनकरेक्ट वैल्यू देगा. अगर हाल्ट ना भी हो तो इनकरेक्ट वैल्यू देगा. सो वहाँ पे आपके एल्गोरिथम की करेक्टनेस पर जो है वो सवाल उठ सकते हैं. सो करेक्टनेस का मतलब ही ये है कि आपके पास वो जो आपका एल्गोरिथम है वो एक कंप्लीट फंक्शन होना चाहिए. ये तो बात करेक्टनेस की हो गई. इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो एफिशिएंसी की आती है. अब एफिशिएंसी को हम सेट्स के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते. सो इसके लिए हमें फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है. और अगर आपको इनिशियल स्लाइड्स में मैं रेफ़र कर रहा हूँ, फिर से आपको याद हो तो हमने स्टेप्स भी बनाए थे कि आप सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस डिज़ाइन
कौन सा डिज़ाइन ले रहे हैं एल्गोरिथम का, फिर हम उसकी जो है करेक्टनेस चेक करते हैं, फिर हम उसकी एनालिसिस करते थे। ठीक है, तो एनालिसिस का जो फेज़ था उसके लिए हमें डिफरेंट फिर मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल जो है मेथड्स लेने पड़ते हैं, जिनमें से एक आपके पास जो है वो एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी है। स्टेटिस्टिकल साइड पे हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं उनको हम उनके ज़रिए हम एल्गोरिथम्स को मैयर करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसके ज़रिए कि हम एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमने पहले भी की थी कि एनएसएफ एल्गोरिथम पढ़ने का बेसिक मकसद ही ये है कि हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखें जिनके ज़रिए कि हम एल्गोरिथम्स को एनालाइज कर सकें, बिकॉज जो रियल सिस्टम पे एल्गोरिथम रन होते हैं वो किसी न किसी तरीके से बिहेवियरल कंपोनेंट्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो उसकी हमें करेक्ट जो एफिशिएंसी है या करेक्ट जो उस एल्गोरिथम का लेवल है वो हमें जज करने में मुश्किल हो सकती है। एल्गोरिथम्स ग्रोथ रेट मतलब एल्गोरिथम्स को हम मैयर करते हैं उनके ग्रोथ रेट में। ग्रोथ रेट्स का यहाँ से ग्रोथ रेट की यहाँ पर मुराद ये है कि जैसे जैसे एल्गोरिथम का इनपुट साइज़ बढ़ता जाएगा वो एल्गोरिथम आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, जितना उसका डेटा इंक्रीज़ होता जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। लेट्स सपोज आपने एक एल्गोरिथम बनाया है सॉर्टिंग के लिए और वो 5 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकता है, तो अगर मैं उस एलिमेंट को 10 कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं उन एलिमेंट्स को 100 कर दूं तो क्या होगा, अगर उन एलिमेंट्स को मैं 1 मिलियन कर दूं तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस और उस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। सो दैट इज़ बेसिकली एल्गोरिथम ग्रोथ रेट्स। व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंट, सो वही बात है कि हमारा जो मतलब ग्रोथ रेट है दैट शुड ऑलवेज बी अ पोलिनोमियल वैल्यू। अगर वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है या हायर पोलिनोमियल में चली जाती है, हायर ऑर्डर में चली जाती है, सो दैट एल्गोरिथम बिकम लेस एंड लेस एफिशिएंट। जितना वो लेस पोलिनोमियल की तरफ रहेगी, लाइक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल की तरफ रहेगी, इट विल बी कॉल्ड एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम यूज़ करेंगे उनमें आपके पास आती है बिग ओ, ओमेगा और थीटा। ठीक है, एसिम्प्टोट का थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड देता चलूँ। एसिम्प्टोट बेसिकली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली दो फंक्शन को कंपेयर करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन। अब मैं इस एफ ऑफ एन का ग्रोथ रेट अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मस्ट बात है कि मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए इस फंक्शन के लिए। जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो हमारे पास यहाँ पर वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो जी ऑफ एन हो जाता है। ठीक है, और एसिम्प्टोट हमें ये सजेस्ट करता है कि हम एफ ऑफ एन को जी ऑफ एन की नज़र से देखें। अब जी ऑफ एन क्या हो सकता है, जी ऑफ एन उसकी अपर लिमिट भी हो सकती है, जी ऑफ एन उसकी लोअर लिमिट भी हो सकती है, और जी ऑफ एन इन दोनों के दरमियान की बात भी हो सकती है। सो हमारा एफ ऑफ एन जो है वो हमेशा किसी भी जी ऑफ एन के हवाले से कंपेयर किया जा सकता है। अगर अपर लिमिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा एफ ऑफ एन इंक्रीज़ हो सकता है लेकिन वो कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। लोअर लिमिट की बात करें तो हमारा एफ ऑफ एन गिर सकता है लेकिन वो इससे नीचे नहीं आएगा। एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है n+2। सो n+2 ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये एफ ऑफ एन है तो मैं कहता हूँ ये फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है लेकिन ये कभी n² से ऊपर नहीं जाएगी। लाइक अगर मेरे पास n+2 है तो इसके रिजल्ट्स हमेशा के लिए n² से कम ही रहेंगे, वो n² से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर फर्दर बनता है कि वो n² से ऊपर नहीं जा सकते, बट उसके साथ एक सर्टन कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है एक कांस्टेंट c की और एक आपके पास होती है n0। सो कांस्टेंट c तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बात n0 की कर लेते हैं। n0 का मतलब ये है कि अभी भी इसमें एक वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 1 + 2 दैट इट बिकम्स 3। बट अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 हो गया। सो ये मतलब इसका रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो तो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर हमारी ये बात तो गलत हो गई कि भाई n² जो है वो हमेशा टॉप पर रहेगा और n+2 हमेशा डाउन पर रहेगा।
क्योंकि एक वैल्यू तो हमें ऐसी मिल गई है जिसके लिए ये बात ट्रू नहीं है। तो इसीलिए हम कंडीशन लगाते हैं कि एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एन प्लस टू से बड़ी रहेगी, या एन प्लस टू जो है वो ग्रोथ कर सकता है लेकिन एन स्क्वायर तक नहीं पहुंच सकता अनटिल अनलेस आप एन नॉट से ऊपर हैं, लाइक एन नॉट इज ग्रेटर और इक्वल टू एन, ठीक है। या इसको आप कहते हो कि सॉरी इट कैन बी कॉल्ड एज एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एन नॉट की वैल्यू क्या है, एन नॉट की लेट सपोज हमारे पास वैल्यू जो है वो आप 2 डाल देंगे, बिकॉज 1 के लिए जो है ये फॉल्स आ रही है, लेकिन जब आप 2 डालते हैं तो 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो उसमें ये इक्वल आ जाती है। सो ये जो हमारा एफ ऑफ एन है ये ग्रोथ कर सकता है, ऊपर जा सकता है, ये टच भी कर सकता है एन स्क्वायर को, लेकिन इससे हमेशा नीचे ही रहेगा, कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। सिमिलरली ये नीचे आ सकता है, ये नीचे आ सकता है, लेकिन ये नीचे आएगा लेकिन एक नीचे वाले फंक्शन से ये कभी नीचे नहीं आएगा। जैसे इसी फंक्शन के लिए अगर हमें इसका लोअर लिमिट डिफाइन करना चाहो तो वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज वी कैन टेक कांस्टेंट सी, वो सी से कभी नीचे नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली सी इन दिस केस इज रेफर्ड एज 1, कि वो 1 से नीचे कभी भी नहीं आएगा। सो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें कि ये 1 से नीचे आए। सो यहाँ पर मेरे पास एन नॉट जो है दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं। नाउ रिमेंबर दैट मैंने एन नॉट यहाँ पर 0 लिया, उसका मकसद बेसिकली मेरे पास ये है कि जो हम एसिम्पटॉट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स पर काम करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड आल्सो वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। और ये बिल्कुल हमारे जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसके साथ मैच करता है, बिकॉज हमारा इनपुट साइज हमेशा जो है वो इंटीजर फॉर्म में होता है। लाइक हमारे पास एरे साइज 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, कभी हमारा एरे साइज नेगेटिव नहीं होगा, हमारा कभी लिस्ट साइज नेगेटिव नहीं होगा, हमारे सेट्स का साइज, हमारे डिक्शनरीज का साइज, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात कर सकते हैं लेकिन बेस वही एरे होती है, सो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ना वो फ्लोट नंबर हो सकते हैं, लाइक पॉइंट्स में भी उसके आंसर नहीं आ सकते हमारे पास। नाउ कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, किस लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमें कंप्यूटेशनल टाइम मालूम चल जाए, हमें पता चल जाए कि क्या हमारी मेमोरी सफिशेंट है इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, और हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन को रन करने के लिए सफिशेंट है या नहीं है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, आप गेम्स बनाते हैं उसके साथ एक रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट आ जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप छोटी गेम्स की बात करते हैं तो छोटी गेम्स में तो वो सिस्टम्स पे रन करके आपको बता रहे होते हैं, लेकिन अगर आप हायर जो मतलब बड़े लेवल पे गेम्स बनती हैं या आपके कोई बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जैसे विंडोज़ वगैरह होती है, तो उनके ऑब्वियसली एल्गोरिथम्स होते हैं और उनके एल्गोरिथम्स को थ्योरेटिकली एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उनकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपके सामने रखी जाती हैं, ठीक है। वर्स्ट केस एनालिसिस क्या है? वर्स्ट केस एनालिसिस यही है कि ये आपको अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके, लास्ट स्लाइड में कर चुके सॉरी, कि आपके पास n+2 था तो उसका अपर बाउंड n² था, सो उसका अपर बाउंड n³ भी हो सकता है। सो हर वो फंक्शन जो n लीनियर से ज़्यादा होगा वो किसी भी फंक्शन के लिए उसका एक अपर बाउंड होगा, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकता है लेकिन उस एक कंपैरेटिव फंक्शन से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। नाउ व्हाट इज एवरेज केस एनालिसिस? एवरेज केस एनालिसिस जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी देखा, आपने देखा मैंने अपर बाउंड भी डिफाइन किया, लोअर बाउंड भी डिफाइन किया। अब इन दोनों का जो इन बिटवीन एरिया है दैट इज कॉल्ड एज एन एवरेज केस एनालिसिस। जैसे आप ये देख सकते हैं ना, ये एरिया दिस इज कॉल्ड एन एवरेज केस एनालिसिस, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको रनिंग टाइम, एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम ज़्यादा करीब से बता सकता है। बट वही बात आती है, एसिम्पटॉट्स के साथ हम एवरेज केस को इतने अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर फर्दर और जो है मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, जैसे आजकल जो रिसेंट रिसर्च में आया है दैट इज़ कॉल्ड अ टेल्डा, अल्फा टेल्डा, अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, नाम टेल्डा है। टेल्डा एनालिसिस जो है वो आपको एवरेज केस एनालिसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकता है, और ये बेसिकली हॉब्स का कॉन्सेप्ट है जो कि फोकस करते थे एवरेज केस पर। और जो हम एसिम्पटॉट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो केनुथ का कॉन्सेप्ट है, और केनुथ बेसिकली वर्स्ट केस एनालिसिस और एवरेज केस दोनों पर उनका फोकस होता था। सो व्हाट इज वर्स्ट केस एनालिसिस? वर्स्ट केस एनालिसिस अगर हम देखें तो हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास कोई d ऑफ n सेट है जिसमें साइज n की प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हमारे पास एरे साइज n है जिसमें से i एक एलिमेंट है,
हम एक आई पर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेट सपोज आपको सम करना है किसी एरे का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को पिक करना पड़ेगा और उसे सम के साथ प्लस और इक्वल कर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस आई, तो ये बेसिकली टू बाइनरी ऑपरेशन हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है असाइनमेंट। सो आपके हर एलिमेंट पर टू बाइनरी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। सो एवरेज व्हाट इज वर्स्ट केस, वर्स्ट केस यही है कि आपके पास कोई एक आई जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कोई एक आप काम करना चाहते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सो अगर मैं किसी एक एलिमेंट को स्टोर करना चाहता हूँ सम के अंदर, तो उसके लिए जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू लगेगी वो 2 लगेगी। अब बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को एक दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा। अगर आप रैम मॉडल को याद हो, सो आई क्या है, एरे का हिस्सा है ना, ऑब्वियसली आई एक एरे का हिस्सा होगा। सो वो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास डी है तो बेसिकली वो हो जाएगा डी ऑफ आई। सो यहाँ पर एक एरे एक्सेस भी आ गई। सो ये एक्चुअली 2 की बजाय 3 बेसिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सो वही 3 बेसिक ऑपरेशन जो है वो इसका वर्स्ट केस एनालिसिस होगा। लाइक कोई भी एल्गोरिथम मैक्सिमम जो है वो 3 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसको और बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई अगर मैं साथ लगा देता हूं कि इफ़ यू हैव टू चेक दैट डी ऑफ आई परसेंट 2 is equals to 0, then you can write this sum in this form, then you can sum else ignore, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स की जो बेसिक ऑपरेशंस की तादाद है वो चेंज हो गई है। लेट सपोज़ अगर मैं फ़र्स्ट एलिमेंट लेता हूँ, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेट सपोज़ अगर हम बात करते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास 4 है, तो क्या होगा, मेरे पास जो है डी ऑफ आई एक्सिस का एक पॉइंट, परसेंट ऑपरेटर ये दूसरा पॉइंट, असाइनमेंट कंपैरिजन ये तीसरा हो गया और 3 ये थे। सो मेरे पास ये एलिमेंट 6 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। बट अगर मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट 5 है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ये जो 3 ऑपरेशंस है ये परफॉर्म नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर उसकी कंडीशन फेल हो जानी है। सो वो जो है 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो मेरे पास वर्स्ट केस क्या होगा, मेरे पास किसी भी एक एलिमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑपरेशंस लग रहे हैं वो 6 लग रहे हैं। सो इस केस में मेरा जो वर्स्ट केस एनालिसिस होगा वो 6 होगा फॉर अ सिंगल एलिमेंट। अब वर्स्ट केस एनालिसिस उस पूरे एल्गोरिथम का क्या होगा, उस पूरे एल्गोरिथम का जो वर्स्ट केस एनालिसिस होगा दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय द एरे साइज, कि आपका एरे साइज कितना है। सो उस वो जो है मेरा जो है वो वर्स्ट केस एनालिसिस फॉर द एल्गोरिथम होगा। क्योंकि लेट्स सपोज हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं ना, तो वर्स्ट केस का मतलब ये कि अब मेरे पास जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब कि अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो मेरा यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 6 इंटू एन। मेरे पास एक जो एरे का एलिमेंट है वो 6 बेसिक ऑपरेशंस ले रहा है, तो n एलिमेंट्स ऑब्वियस सी बात है वो 6n बेसिक ऑपरेशन लेंगे। फिर उसमें हम वर्स्ट केस में हम 3 को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, मतलब जो हमारे पास लीस्ट है उनको हम इग्नोर कर जाते हैं। सो यहीं से वही सवाल पैदा होता है कि लाइक हमने 3 को तो इग्नोर कर दिया, सो एवरेज केस क्या होगा, लाइक अगर हमारे पास मिक्स ऑफ एलिमेंट्स है तब क्या होगा। तो उसके लिए फिर हम एवरेज केस एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई कितनी है, हमारे पास कितनी चांसेस हैं कि ये जो है वो वर्स्ट केस में जाएगा और कितने चांसेस हैं कि ये वर्स्ट केस में नहीं जाएगा, जिसको कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है आपके पास और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी जेनेरिक टाइप ऑफ फार्मूला। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका या सबसे आसान फार्मूला जो है जो कि इम्प्लीमेंट भी करना आसान है और पॉसिबल भी है, वो ये है कि आप तमाम पॉसिबल इनपुट्स की कॉस्ट को कंपेयर करें और उनका एवरेज ले लें। नाउ दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड, इवन दिस वन इज़ आल्सो इजी, बट एवरेज केस को इस तरीके से मालूम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि अगर हमारे पास एरे छोटी है लाइक 5-10 है तो वी कैन डू दैट, 100 है वी कैन डू दैट। बट लेट सपोज अगर मेरे पास एरे साइज 1000 हो गया है
तो मैं 1000 एलिमेंट्स का वर्स्ट केस मालूम करूं, फिर उनको डिवाइड बाय जो है वो their average divide by total number of elements करूँ, so it will become a very very difficult task. इसी वजह से हम जब भी थ्योरेटिकल एनालिसिस बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट वर्स्ट केस एनालिसिस बता रहे हैं, हम उसका एवरेज और बेस्ट केस भी अप्रॉक्सीमेट बताते हैं, लाइक इट इज़ अ रिलेटिव वैल्यू, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड एग्जैक्ट वैल्यू. सो वी कैन कैटेगराइज एल्गोरिथम ऑन एसिम्प्टोटिक बेस, बट वो कैटेगराइजेशन कैसे होगी, लाइक हम हर एक एल्गोरिथम अलग अलग नहीं कर सकते. कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं हमने जिसमें लीनियर आती है, क्वाड्रेटिक आती है, हायर क्वाड्रेटिक जिसमें आपके पास क्यूबिकल आ सकती है, एक्सपोनेंशियल आ सकती है, कुछ यहाँ पर नहीं है मेंशन जिनमें आपके पास लॉगरिथमिक आ सकती है और लीनियरिथमिक आ सकती है. बेसिक पर्पस क्या है, इसमें हम स्मॉल कॉन्स्टेंट्स को और स्मॉल इनपुट्स को इग्नोर करते हैं. एसिम्प्टोट बेसिकली तब काम करते हैं जब आपका ग्रोथ रेट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, लाइक वेरी 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 लार्ज इनपुट्स की बात आप कर रहे हो, ठीक है ना, सही है. सो इसमें हम अपर बाउंड को एस्टिमेट करते हैं, लोअर बाउंड को एस्टिमेट करते हैं, उन दोनों की बेस पे हम एवरेज बाउंड भी कर सकते हैं जो कि हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन देता है. लिमिट्स है ऑब्वियसली. अच्छा, जो इसकी डिसएडवांटेजेस कह दें या लिमिटेशंस कह दें, ये स्मॉल साइज़ के लिए काम नहीं करता. जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सब के सब हम बात कर रहे होते हैं फॉर द लार्ज इनपुट्स, क्योंकि स्मॉल साइज़ में आपने ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर देखा था कि स्मॉल साइज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है. जितना जितना एन नॉट से बड़ा होता जाएगा उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा आती जाएगी, वो अप्रॉक्सीमेट आपका उतना ज़्यादा एग्जैक्ट होता जाएगा. लेकिन जितना एन जो है वो एन नॉट के करीब होगा, आपकी अप्रॉक्सीमेशन लेवल ज़्यादा हो जाएगी, एग्जैक्ट लेवल जो आपका वो कम होता जाएगा. सो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस अगेन, यहाँ पे कुछ एसिम्प्टोटिक नोटेशन ज़्यादा हो गई हैं, ये दो आपको ज़्यादा नज़र आ रही होंगी. ये आपके पास थीटा नोटेशन है, ये आपके पास बिग ओ नोटेशन है, दिस इज़ ओमेगा नोटेशन, दिस इज़ स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा. बट कंप्यूटर साइंस में हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इन तीन तक ही रिस्ट्रिक्ट रखते हैं. फर्दर जाके हम देखेंगे कि इनमें से हर एक का मतलब क्या क्या होता है. सबसे पहले बिग ओ नोटेशन. बिग ओ नोटेशन जो है, जैसे मैंने आपको कहा, इट रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड. ये हमारे अपर बाउंड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स के बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, लाइक किसी भी फंक्शन के लिए उसका कंपैरेटिव फंक्शन जी ऑफ एन ये हो सकता है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट सी होगा और एन नॉट होगा इस तरीके से कि हमारा एफ ऑफ एन 0 से बड़ा होगा और वो सी जी ऑफ एन से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट. लेट सपोज मेरे पास है 2n स्क्वायर. सो इसमें हम फिलहाल के लिए ये कहते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर ये आ गई कि 2. सो कांस्टेंट वैल्यू 2 आ गई जो कि g से मल्टीप्लाई होगी और n स्क्वायर है. सो लेट सपोज मैं अगर इसका बिग ओ, इसको रिलेट करना चाहता हूँ बिग ओ ऑफ n क्यूब के साथ, सो n नॉट इस केस में मेरे पास 1 आ सकता है. कैसे आता है वो भी हम देखेंगे. सो बेसिकली ये दो कंडीशंस जो आपके साथ लगी हुई हैं, एंड दिस इज बेसिकली द होल फार्मूला फॉर द अपर ग्रोथ, कि लाइक मेरा एफ ऑफ एन जो है वो हमेशा हमेशा इस फंक्शन से नीचे रहेगा. लाइक दिस इज द अपर बाउंड फॉर माई एफ ऑफ एन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन. ठीक है, डायग्राम से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. अगर आपको ये डायग्राम समझ आ रही हो, ये मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन है जो यहाँ पर देखें स्टार्ट में थोड़ा सा एम्बिगुअसली बिहेव करता है एंड देन इट गेट्स स्मूथर एंड स्मूथर एज इट गोज फॉर द लार्ज वैल्यूज. यही रीज़न हम लार्ज वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. हम स्मॉल वैल्यूज़ को इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर सेम नहीं रहता है. सो इसको हमने कंपेयर किया किसी भी सी जी ऑफ एन के साथ, किसी भी एक दूसरे फंक्शन के साथ. सो मतलब ये था कि आपकी एन नॉट एंड दैट ग्राफ रिप्रेजेंट सी जी ऑफ एन, कि ये जो है हमारा एफ ऑफ एन ये हमेशा हमेशा के लिए इससे नीचे रहेगा. ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता. ये बुरे से बुरा हो सकता है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर सकता फॉर रिलेटिवली हायर वैल्यूज़, एज द लिमिट रिप्रेजेंट्स के एन नॉट से नीचे हम इसके बिहेवियर की गारंटी नहीं लेते हैं, बट एफ एन नॉट से ऊपर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर है कि फॉर सम सी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड फॉर एन नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट ट्रू. बट
for all n greater or equal to n naught, this function is true. For all n greater or equal to n naught, like n should be greater or equal to n naught, it must not be less than n naught. like हम 2n फंक्शन को n स्क्वायर के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते. लाइक मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास 2n का अपर बाउंड n स्क्वायर है अनटिल अनलेस मैं ये ना कह दूं कि भाई n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू लेट्स सपोज 2. वाई? बिकॉज अगेन अगर मैं यहाँ पर 1 वैल्यू डालता हूँ n की तो 2 1 2 होता है और 1 स्क्वायर जो है वो 1 आता है. सो ये तो ग्राफ नीचे हो गया. लाइक ये वाली बात हो गई. यहाँ पे f ऑफ n ऊपर चला जाएगा और सी जी ऑफ n नीचे आ जाएगा. सो इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी कि हम वो लिमिट को जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करें. एग्जाम्पल है, ये कहता है कि आप बताएं कि 2n स्क्वायर जो है दैट बिलोंग्स टू बिग O ऑफ n क्यूब. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास f ऑफ n जो है वो 2n स्क्वायर है, g ऑफ n जो है वो चूँकि n क्यूब है. सो हमने इनको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ बिग O हमारे पास है कि f ऑफ n शुड बी लेस और इक्वल टू सी जी ऑफ n. जो फर्स्ट कंडीशन उसको हम इग्नोर करते हैं बिकॉज दीज आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स बाय डिफॉल्ट. सो f ऑफ n की जगह पे f ऑफ n की वैल्यू और g ऑफ n की जगह पे g ऑफ n की वैल्यू. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय n स्क्वायर वी विल गेट दिस. ठीक है. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये लीनियर फंक्शन है, सो c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 1 और n नॉट शुड बी 2. सो ये हम कर सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन है. सो इट माइट बी कि c की वैल्यू 2 हो जाए और n की वैल्यू क्या, n नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, वो आपके पास 1 हो जाए. तो उस सूरत में फिर हम यहाँ पर इस फंक्शन में ये वैल्यूज़ डाल के चेक करते हैं कि कौन सा सेट हमारे पास करेक्ट आ रहा है. लेट सपोज मैं c की जगह पे 1 डालता हूँ. सो 1 आ गया और n नॉट की जगह पे लेट सपोज मैं 2 डाल देता हूँ. तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो 4 होता है. 2 2 ज़ार 4. सो 2 4 ज़ार 8. 8 इज़ लेस और इक्वल टू 1. नो, इट्स फॉल्स. ये बात यहाँ पर फॉल्स हो गई है. ठीक है ना. सही है. सो इसकी कंडीशन ट्रू नहीं आ रही. अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पर हम अगर 2 डाल दें, हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 है. सो यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, 1 है. 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 1 ज़ार 2. 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 1 ज़ार 2. दिस इज़ ओके. सही है. सो इस हिसाब से हम इसकी वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं. ठीक है. सो हमारे पास c इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 2 के लिए भी ये पॉसिबल है और c इक्वल टू 2 और n नॉट इक्वल टू 1 के लिए भी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो पॉसिबल है. ये दोनों सेट्स इसके लिए पॉसिबल है. और ये कहाँ से पता चल रहा है हमें, ये हमें इस लीनियर इक्वेशन से पता चल रहा है. नेक्स्ट, n स्क्वायर क्या बिलोंग करता है n स्क्वायर को. सो उसको हम देख लेते हैं. सेम तरीका है, वैल्यूज़ हमने डाल दी हैं. 1 इज़ लेस और इक्वल टू c. सो c की वैल्यू 1 है, n नॉट की वैल्यू 1 है. सो अगर c की वैल्यू 1 है और n जो है वो 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर होल्ड करेगा. दिस इज़ अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल. हमारे पास f ऑफ n जो है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें लीनियर कंपोनेंट भी है. वो कहता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इसका अपर बाउंड हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है क्वाड्रेटिक इसका अपर बाउंड. वही बात है, हम इक्वेशंस को डालेंगे. सो f ऑफ n मैंने डाल दिया, g ऑफ n भी मैंने डाल दिया. नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने सपोज कर लिया है c को 1 0 0 1 बिकॉज यहाँ पर इसका n स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, वो 1000 है और यहाँ पर भी मेरे पास n स्क्वायर लगा है. तो अगर दोनों जो हायर डिग्रीज है वो बराबर हों तो मैं एक नंबर बड़ी वैल्यू को सपोज कर सकता हूँ. अगर यहाँ पे n क्यूब होता देन इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क. बट चूँकि यहाँ पर जो है दोनों लीनियर है तो जाहिर सी बात है कि ये वाली साइड जो है वो बड़ी कब हो सकती है, जब इसका कोफिशेंट इससे बड़ा हो जाए. तो मैंने वो कोफिशेंट को उससे बड़ा कर दिया. तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस किस्म की इस हिसाब से बन गई है. नाउ टेकिंग 1000 n स्क्वायर टू दिस साइड. सो हमारे पास क्या रह जाएगा, n स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1000 n, जो कि इस तरीके से हमने लिख दिया. n स्क्वायर माइनस 1000 n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. n को कॉमन ले लिया, n माइनस 1000 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. सो इट मीन्स
दिस इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1000. वाई? बिकॉज अगर n की वैल्यू 1000 से कम होती है दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू इस 0 से क्या होगी, वो छोटी हो जाएगी. ठीक है, और हमारा कभी भी आउटपुट नेगेटिव या इनपुट नेगेटिव नहीं आ सकता. सो उस केस में भी ये फॉल्स हो जाएगी. सो n जो है n नॉट हमारे पास यहाँ पर आपके पास 1000 हो गया, और c की वैल्यू हमने ऑलरेडी बीच में पुट की थी जो कि क्या आ गई, 1001 आ गई. सो f ऑफ n बिलोंग्स टू OG ऑफ n if and only if c is equal to 1001 and n naught should be equal to 1000. So another example, n cube is belongs to n square. So it's I think it's a quite simple looking example, but अगर हम फोकस करें तो बेसिकली n क्यूब f ऑफ n ऊपर है और g ऑफ n उसके नीचे जा रहा है. दिस इज n स्क्वायर एंड दिस इज n क्यूब. सो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है. ठीक है ना, तो इसका आपने ख्याल रखना है. हम यहाँ पर कह रहे हैं कि n क्यूब ग्रो करेगा लेकिन वो n स्क्वायर से कभी ऊपर नहीं जा सकता. बट रियलिटी ये है कि n क्यूब हमेशा n स्क्वायर से ऊपर रहेगा. सो इट इज़ अ फॉल्स प्रिडिक्शन, इट्स अ फॉल्स प्रिडिकेट, इट्स अ फॉल्स एजम्पशन. सो इसको हम प्रूफ करते हैं. सो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, हम कंट्रेरी मेथड को यूज़ करेंगे. सो हम कंट्रेरी मेथड यूज़ करते हैं कि भाई आप जो बात कर रहे हो दैट इज़ ट्रू. सो अगर वो ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे n इज़ लेस और इक्वल टू c. नाउ फोकस ऑन दिस. c हमारे पास कोई भी फिक्स वैल्यू होता है और n हमारे पास एक वेरिएबल है. सो हम कभी भी किसी वेरिएबल को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू से बड़ा होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू से छोटा होगा. बिकॉज हो सकता है ये c मेरे पास 3 हो और n मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहा. ओके, करेक्ट है. बट n ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा, वेरिएबल है, तो वो 4 भी हो सकता है एंड इट विल कम 5, it also becomes 2. So for certain cases तो ये true है, but for the majority of cases ये false है. So अगर majority of cases के लिए false है, so it means कि it is not possible for n to become always less or equal to c. So हमारी जो prediction थी या जो हमारी assumption थी वो wrong हो गई. So therefore n cube does not belongs to big O of n square. You can try these examples at home. Big omega notation. Now this is actually the lower bound as similar to the upper bound. जैसे हमने upper bound के लिए definition की थी, similar definition इसके लिए भी है कि आपका जो f of n है वो हमेशा जो है वो बड़ा रहेगा cg of n से. And 0 again is a mathematical compulsion, तो उस वजह से लगाया गया. बट आपका फोकस बेसिकली इस तरह होना चाहिए कि हमारा f of n जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा cg of n से. रिवर्स केस है आपके पास लाइक दिस. हमारा f ऑफ n फंक्शन n नॉट से ऊपर की तमाम वैल्यूज़ के लिए वो जो है cg ऑफ n से हायर ही करेगा. दिस इज आल्सो टर्म्ड एज द बेस्ट केस एनालिसिस. को बेस्ट केस एनालिसिस भी हम कहते हैं. बाकी सारी थ्योरी वही है, जस्ट यही होता है कि आपका केस रिवर्स हो जाता है. ठीक है, ओके. जब केस रिवर्स हो गया हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. सो हम कहते हैं कि 5n स्क्वायर जो है वो जो है उसका जो लोअर बाउंड है वो एक लीनियर इक्वेशन है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोअर बाउंड जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है. दैट सीम्स क्वाइट ट्रू, बट हम उसे प्रूफ भी कर लेते हैं. सो वही फंक्शन उसी तरह जैसे बिग ओ में था हमें वैसे ही अवेलेबल हो गया. सो g ऑफ n मेरे पास n है, f ऑफ n मेरे पास 5n स्क्वायर है. अगेन कैंसिल होगा. सो c इज लेस और इक्वल टू 5n, जहाँ पर c की वैल्यू 5 है और n नॉट को अगर हम 1 एज्यूम कर लें तो वो हम एज्यूम कर सकते हैं. सो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि हमारे पास f ऑफ n जो है वो बिलोंग्स टू या दैट विल ऑलवेज बी एट एन अपर पार देन g ऑफ n. ठीक है. सो दिस इज एन अनदर एग्जांपल कि आपके पास लीनियर को जो है वो कह रहा है कि इसका जो लीनियर इक्वेशन का जो लोअर बाउंड है वो n स्क्वायर है. कॉमन सेंस भी कहता है n स्क्वायर का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है और इसका ग्राफ हमेशा लीनियर का ग्राफ हमेशा नीचे होता है. सो n स्क्वायर जो है वो अपर बाउंड तो बन सकता है किसी लीनियर इक्वेशन का, लेकिन वो लोअर बाउंड किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बन सकता. उसका लोअर बाउंड हमेशा के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगी. सो इसको अगर हम यहाँ पर देख लें, सो सिमिलर मेथड है. हम कहते हैं हाँ भाई आपकी बात ठीक है, कॉन्ट्रेरी मेथड यहाँ पर ले रहे हैं. सो हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से बन जाते हैं. अब n मेरे पास वेरिएबल है, c मेरे पास क्या है, कोई
कोई कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब हमारे पास n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होल्ड नहीं कर सकती। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं कर सकती, सो जो आप एजम्पशन दे रहे हैं वो भी एजम्पशन गलत है। सो एफ ऑफ n जो है, एफ ऑफ n के लिए ओमेगा जी ऑफ n कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता। थीटा नोटेशन है, इट बेसिकली कवर्स अप बोथ। आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो आपके पास थीटा बन जाती है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो एफ ऑफ एन जो है सी वन जी ऑफ एन से बड़ा है, दिस इज ओमेगा। एफ ऑफ एन सी जी ऑफ एन से छोटा है, दिस इज योर बिग ओ। सो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास एवरेज केस एनालिसिस बन जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द एवरेज केस, इसमें लोअर और अपर दोनों लिमिट्स जो आती हैं, एंड दिस इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एज द टाइड बाउंड। जो आपके बिग ओ हैं, बिग ओ में वो लूज बाउंड है, ये आपके पास टाइड बाउंड है, ये दो लिमिट्स के अंदर आपके फंक्शन को बंद कर देता है। नोटेशंस से क्या है, यस इट इज़ ट्रू, हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम थीटा नोटेशन का इस्तेमाल कर सकें। अगर मेरे पास n पुट्स हैं, वी मे हैव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व इट इन n स्क्वायर टाइम व्हेन n इज इवन एंड c डॉट n टाइम व्हेन n इज ऑड। लाइक इट इज़ पॉसिबल कि हमारे पास कोई एल्गोरिथम है, उसमें हम इवन वैल्यूज़ डालते हैं तो वो n स्क्वायर टाइम रन होता है, लेकिन अगर हम उसमें ऑड वैल्यूज़ डालते हैं तो वो n टाइम्स में रन हो जाता है। लाइक एक लूप आपने ऐसा लगाया है जिसकी कंडीशन, वाइल लूप आपने लगाया, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वैल्यूज़ अगर इवन हो तो वो एग्जीक्यूट होगा, वैल्यूज़ अगर ऑड होंगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर ऑड वैल्यूज़ होंगी तो वो एक लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, सो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो हम इस केस में नहीं कह सकते कि थीटा ऑफ एन, श्योरिटी से नहीं कह सकते थीटा ऑफ एन क्या है और थीटा ऑफ एन स्क्वायर क्या है। बट जो बिग ओ और ओमेगा की बात है तो वो आपको इनकी वैल्यूज़ जो है वो एग्जैक्टली बता देती है। सो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन हो जाती है। एक चीज़ आउट ऑफ दीज स्लाइड्स, जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट बेटर, मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा हमेशा हमेशा वो एल्गोरिथम जिसमें ब्रेक या कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स लगी हों, उनके बेस्ट केसेस और वर्स्ट केसेस अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनका एवरेज केस भी आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम्स जिसमें प्रोग्रामेटिकली ब्रेक या कंटिन्यू, लाइक कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें कि लूप हॉल्ट हो जाए, ठीक है ना, लूप सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही कंडीशन पर हॉल्ट होता हो, ऐसे एल्गोरिथम्स का बेस्ट केस, उसका वर्स्ट केस, उसका एवरेज केस एक ही होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि आप उसमें जिस भी किस्म की वैल्यूज़ डाल देंगे वो पूरा का पूरा प्रोग्राम वैसे ही रन होगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। लाइक आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आप कुछ सर्च करते हैं और आप सर्च इस तरह से करते हैं कि आप कहते हैं यार मैंने 2 इस एरे में सर्च करना है, तो आप एक एक एलिमेंट के पास जाते जाते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें 2 मौजूद है कि नहीं है मौजूद। सो आपको 2 मिल जाता है, फिर भी आप आगे चलते हैं और आप अपने पास एक काउंटर लगाए, आपने कहते हैं भाई 2 एक दफ़ा आ गया, 2 2 दफ़ा आ गया, 2 3 दफ़ा आ गया। सो अब आपने क्या है, आपने पूरे एल्गोरिथम को, वो लूप जो होगा, मतलब हर आइटरेशन आप ज़रूर करेंगे। सो इसका बेस्ट एवरेज वर्स्ट के सेम होगा। बट इसी को अगर आप इस तरह कर लेते हैं कि आपने जस्ट 2 को ढूंढना है कि अगर 2 मिल जाए बात ख़त्म। सो अगर आपको 2 फर्स्ट इंस्टेंस में मिलता है, आप लूप को हॉल्ट करते हैं कि भाई मुझे 2 मिल गया है, मेरा फ्लैग ट्रू हो गया है, नाउ ब्रेक द लूप। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आपके पास 2 फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 होता है तो आप बाकी लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 3rd एलिमेंट 2 होता है तो आप बाकी लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके बेस्ट वर्स्ट एवरेज केस जो हैं वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। नाउ टू द मेन टॉपिक। माइट भी पीछे की चीज़ें आपको थोड़ी एम्बिगुअस लगी हों, वो इसके बाद, इस प्रैक्टिकल से गुजरने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अभी भी जर्नली आपसे कोई पूछता है कि आप बताएं कि क्या n का जो अपर बाउंड है वो n स्क्वायर हो सकता है? यस पॉसिबल। n के लिए c डॉट ऑफ n, c डॉट ऑफ n स्क्वायर, c डॉट ऑफ n क्यूब, एंड यू कैन गो ऑन। इससे ऊपर जितने भी हैं ये सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स हैं। इसी तरह अगर आप n क्यूब लेते हैं तो n क्यूब के लोअर बाउंड्स लाइक ओमेगा जो है उसके n स्क्वायर भी उसका ओमेगा है, n भी उसका ओमेगा है, और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी उसका ओमेगा है, बिकॉज ये तीनों ग्राफ्स एक खास वैल्यू के बाद n क्यूब से नीचे ही रहेंगे, वो कभी n क्यूब से ऊपर नहीं जा सकेंगे। सो ये इसके लोअर बाउंड्स हो सकते हैं। सो आप
मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक फंक्शन का कोई एक ही अपर बाउंड होता है, उसके बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं, बट उससे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट अपर बाउंड क्या कौन सा है, ये फिर एक अलग बहस है। इसी तरह किसी भी एक फंक्शन के मल्टीपल लोअर बाउंड्स हो सकते हैं, बट उसका बेस्ट लोअर बाउंड या सबसे नज़दीक लोअर बाउंड कौन सा है, ये फिर बिल्कुल अलग से बात हो जाती है। ठीक है, नाउ coming to calculating complexities. So a very simple code, a single for loop, a very single for loop, f I equal to 1 up to n, और कुछ आपके पास क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सो आपको पता है कि ये लूप n टाइम्स रन होगा। अगर ये लूप n टाइम्स रन होगा तो इसका जो वर्स्ट केस है दैट इज बिग O ऑफ n। ठीक है, दैट इज द क्लोजेस्ट बॉन्ड। अब मैं यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की, इसका बिग ऑफ n स्क्वायर भी हो सकता है, बिग ऑफ n क्यूब भी हो सकता है, बट द क्लोजेस्ट वन इज n। सो वो इसका क्या है, वर्स्ट केस एनालिसिस है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए मैं समीशन का सहारा लेता हूँ। ज़ाहिर है ये लूप क्या है, ये लूप ज़ाहिर है एक दफ़ा स्टेटमेंट चलेगी, फिर दूसरी दफ़ा चलेगी, सो इट इज़ अ सम ऑफ स्टेटमेंट्स। सो सम ऑफ स्टेटमेंट्स हम कहते हैं i इक्वल टू 1 अप टू n तक की जाती है, और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं दैट रिप्रेजेंट c। सो अगर आपको फार्मूला याद हो, समीशन ऑफ c जो हमने मिड टर्म से पहले किया था, दैट इज़ n, c डॉट ऑफ n। फिर उसमें हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे, सो हमारे पास n आता है। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। नाउ सम अदर कोड, इंटीजर है b ऑफ n, एरे डिक्लेयर कर दी, कोई वेरिएबल ले लिया, एक लूप लगा लिया, फिर उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आ गई। तो अब इसकी बेसिकली हमें मालूम करना है कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। सो बेसिकली दिस इज सम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमारे रैम मॉडल के अंदर कोई कॉस्ट कंज्यूम नहीं करती हैं। अगेन दिस इज द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, बट इसमें एक इनिशियलाइजेशन भी हो रही है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, सो आई टर्म्ड इट एज 1। अब यहाँ पर आ जाते हैं, i इक्वल टू 1 हमेशा याद रखिएगा एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, सो उसको मैंने एक टाइम लिख दिया। या इसको फिलहाल यहाँ पर समझ लें, i इक्वल टू 1 यहाँ पर एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। फिर ये स्टेटमेंट जो है, अगर आपको अंदाज़ा हो तो पहले 1 इज़ लेस देन n, लेकिन ये स्टेटमेंट तब तक चलती है जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सो n टाइम्स ये ट्रू रहती है और एक दफ़ा ये फॉल्स के लिए चलती है, सो इट बिकम्स n प्लस 1। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट आपकी n टाइम्स चलेगी, बिकॉज लूप n तक जा रहा है, तो वो n टाइम्स आपकी एग्जीक्यूट होगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक सम हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है, एक असाइनमेंट हो रही है, सो दो ऑपरेशंस हैं। अब जितनी एरे साइज है, अगर 5 एरे साइज है तो ये 5 दफ़ा चलेगा, अगर 6 एरे साइज है तो ये 6 दफ़ा चलेगा, सो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सो बेसिकली 2n इसकी वैल्यू आती है। फिर अगर यहाँ पर बात करें तो ये अगेन आपके पास क्या आ जाती है, 2n इसकी वैल्यू आ जाती है। सो सिंपल तरीका है, आपको जो यहाँ पर गिवन है वैल्यूज़, उनको सिंपली प्लस कर लें। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 और ये 2n हो गए, सो 2n + 3 हो गया। ये फिर 2n हो गए तो 4n + 3 हो गया, फिर 2n हो गए, 6n + 3 हो गया, जो कि आपके पास यहाँ पर रिजल्ट है। फिर आप कोफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, सो n बिग O ऑफ n इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। अब ये जो मैंने और लगाया है, इसका बेसिक मकसद ये था कि एक तो आप ये सिंपल तरीका कर सकते हैं, बट बहुत दफ़ा ये सिंपल तरीका फिर काम नहीं करता हमारा। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि देखिए ये एक स्टेटमेंट है बाहर जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, सो ये 1 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब i इक्वल टू 1 मुझे पता है एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो वो एक वो हो गया। अब इसके बाद ये लूप स्टार्ट हो रहा है। अब इस लूप की बात करें तो उसको मैं कहता हूँ ये लूप जो है बेसिकली 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। सो लूप 1 से लेकर n तक चलेगा। अब इसके अंदर स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं थोड़ा सा देख लें। एक स्टेटमेंट ये है, एक ये हो गई, ये 2 हो गई। इसमें 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट्स ये हो गई और 2 स्टेटमेंट्स ये हो गई। सो 1 1 2 बेसिक ऑपरेशंस एंड 2 बेसिक ऑपरेशन। सो 1 बेसिक ऑपरेशन, 1 बेसिक ऑपरेशन, 2 बेसिक ऑपरेशन, 2 बेसिक ऑपरेशन। एंड जिस वक्त लूप फॉल्स होता है तो ये वाली स्टेटमेंट एक एक्स्ट्रा टाइम चलती है, जो कि इस समीशन का हिस्सा नहीं है। लाइक आप उसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, सो उसको वो यहाँ पर मैंने डाल दिया। सो 1 + 1 3 हो गया ये, और ये सारा क्या हो गया 6। सो 6 को मैंने बाहर ले लिया और समीशन अप्लाई कर दिया इस कांस्टेंट पर। इस कांस्टेंट पर जब समीशन होगा तो फार्मूले के मुताबिक ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, c.n वाला फार्मूला। सो आपके पास आ जाएगा 6n + 3। अगेन आप इनको इग्नोर कर देते हैं और आपके पास रिजल्ट आ जाता है बिग O ऑफ n। सो
मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कौन सा मेथड लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम एसिम्पटोट्स में जब हम कांस्टेंट और उनको इग्नोर ही कर रहे हैं तो फिर बड़ा आसान है कि हम प्रिडिक्ट कर लें। लाइक मैं लूप को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये n टाइम्स चल रहा है, सो इट मीन्स द एग्जीक्यूशन टाइम विल बी n। अगर ये फॉर एग्जांपल n-2 चल रहा है तो मैं कहता हूँ द एग्जीक्यूशन टाइम इज n-2, लेकिन n-2 इग्नोर हो जाएगा, सो अगेन कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या आ जाएगी, वो भी n ही आ जाएगी। सो ये जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट हम इग्नोर करते हैं, इनकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है फिर। नाउ एनालाइज दिस एल्गोरिथम। दिस इज सम एल्गोरिथम जो कि एरे में एक मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करता है। सो थोड़ा सा इसकी एनालाइजेशन को हम चेक कर लेते हैं। अगेन दिस इज अ सूडो कोड। अब ये फ़र्क है, ये हमारे पास C++ का कोड था, उसका एनालिसिस थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जब आप सूडो कोड में आते हैं तो आपको पता है बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी इग्नोर हो जाते हैं। सो हमें इतना उन पर फोकस नहीं करना पड़ता। अगर मैं बहुत सिंपली बात करूँ आपके साथ, बहुत सिंपल अंदाज में, सो ये आपके पास 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर जो है आपकी एरे 1 से लेकर n-1 तक चल रही है। सो बेसिकली यहाँ पर n-1 आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें एक बेसिक ऑपरेशन और 2 बेसिक ऑपरेशन आपके यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देखें तो मतलब एक्सेस ऑफ एरे है और फिर असाइनमेंट है। सो 2 बेसिक ऑपरेशंस आपके यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, और आप चूंकि यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हैं, सो एक बेसिक ऑपरेशन आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इनको आप सम अप कर लें, सो दैट इज़ योर कॉम्प्लेक्सिटी, और बहुत आसान अल्फाज में ये सारे कॉन्स्टेंट इग्नोर हो जाएंगे। सो बिग ऑफ n इज़ द योर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इसी तरीके से असाइन हुई है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखें 2 बेसिक ऑपरेशंस इसके हो गए आपके, जो मैं लास्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। सो 2 + n यहाँ पर आ गया, बिकॉज इसने यहाँ पर ये कंसिडर किया है कि ये भी एक बेसिक ऑपरेशन है। अगर आप इसको भी एक बेसिक ऑपरेशन लेते हैं, सो दिस इज आल्सो एन बेसिक ऑपरेशन, ठीक है ना। और n-1 जाहिर सी बात है वो कम होगा तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट काउंटर यहाँ पर लग जाएगा। फिर इसमें 2 बेसिक ऑपरेशन है, सो n-1 टाइम्स ये रन होंगे। ये आप देख लें, ये n टाइम रन होगा, बिकॉज एक दफ़ा ज़्यादा होता है, n-1 + 1 हो जाएगा, सो दैट इज़ बेसिकली n। फिर ये भी इसके भी 2 बेसिक ऑपरेशन है, लूप n-1 टाइम चल रहा है तो n-1 आ गया। एक इंक्रीमेंट काउंटर ज़ाहिर है यहाँ पर लगेगा, तो वो भी n-1 हो गया, और कॉम्प्लेक्सिटी 1। सो टोटल ये होगी, हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे, सो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी n रह जाएगी। सो आप अगर इस तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं, बट टू अ वेरी सिंपल एक्सटेंट ये हमें थोड़े हायर एल्गोरिथम्स के लिए ज़रूरत पड़ता है। ऐसे सिंपल एल्गोरिथम्स को हम प्रिडिक्ट ही करते हैं। ऑब्वियसली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम होगी। अगर आपके पास एक लूप है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम होगी। अगर आपके पास 2 नेस्टेड लूप है तो n² एंड इट विल गो ऑन। जैसे यहाँ पर ये आपको फिर एल्गोरिथम को प्रॉपरली तरीके से लिख रहा है, सो उसका उस तरीके से आपके पास आ गया कि t ऑफ n जो है वो 7n से ऊपर है और 7n से नीचे है। सो t ऑफ n जो है वो बाउंडेड है 2 लीनियर फंक्शन के, बिग O ऑफ n एंड ओमेगा n के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पर देख लें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। यहाँ पर देखें एक लूप ये लगा हुआ है, एक लूप ये लगा हुआ है। अब ये जो 2 चीज़ें इसने यहाँ पर दी हैं, इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको आप प्रीवियस की तरह मैनुअली नहीं कर सकते हैं, इतना आसान नहीं रहता है। तो इसको करने के लिए हम बेसिकली ये फार्मूला लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स वगैरह को इग्नोर करने में, बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपके पास कर रहा हूँ कि चूँकि ये देखें 0 से n-1 तक है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये 1 से लेकर n तक है, और समीशन, दूसरा समीशन है इसके अंदर j = अब ये कहाँ से है, 1 से लेकर आपके i तक चल रहा है। जो i की जो वैल्यू होगी ये उसी तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक, i तक एग्जीक्यूट ये आपके पास हो सकते हैं। सो i अगर 1 होगा तो ये 1 टाइम होगा, i 2 होगा तो ये 2 टाइम होगा, i 3 हो जाएगा तो ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, i 4 होगा तो ये उसी तरीके से 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होता रहेगा। और इधर कोई कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आपके पास बनेगा समीशन ऑफ i = 1 अप टू n, और ज़ाहिर है ये i तक जा रहा था, सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट i।
अब हो सकता है कि इसके अंदर मतलब आई में अपनी कांस्टेंट स्टेटमेंट्स हो तो उसको आप C2 से जाहिर कर सकते हैं, बट इट डजेंट मैटर, अपना भी जाहिर करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये पता है कि आपके पास अगर फार्मूला है i इक्वल टू 1 अप टू n इंटू आई, और ये कांस्टेंट अगर मैं सारे इग्नोर करके बाहर लिख लेता हूँ तो ये फार्मूला बनता है। अब इसको आपको पता है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है ये आई वाला, इट कम्स इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, सो n इंटू एन दैट विल बिकम एन n स्क्वायर। सो इसका जो बिग O होगा दैट विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर। सो अपर बाउंड इसका जो होगा वो n स्क्वायर होगा। और यहाँ से हमें जाहिर भी है दो लूप्स लगे हुए हैं, एक के अंदर दूसरा नेस्टेड लूप है। सो अगर ये n टाइम रन होता है तो इसके हर टाइम के लिए ये n टाइम्स रन होगा। सो इसके एक दफ़ा के लिए n टाइम रन होगा तो इसकी n दफ़ा के लिए कितना हो जाएगा, n इंटू n हो जाएगा, ठीक है। सो द इक्वेशन बिकम्स n स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर ये वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में कर चुका हूँ। कोई और फंक्शन है प्रीफिक्स एवरेजेस का। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देख लें, इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं लगा हुआ। सो सिंपली आप कह सकते हैं इतना टाइम ज़ाया किए बगैर कि एक लूप लगा है और वो 0 to n-1 है, तो इट मीन्स 1 to n है, ठीक है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n। अब यहाँ पर आप देख लें, इसको मैं इस तरीके से करने की बजाय मैं इसको सिंपल तरीके से ही प्रेफर करूँगा। एक लूप लगा है, ये n टाइम्स रन हो रहा है, ये दूसरा लूप लगा है, ये भी n टाइम्स रन हो रहा है, और ये तीसरा लूप लगा है, ये भी n टाइम्स रन हो रहा है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n इंटू n दैट विल बिकम्स बिग O ऑफ n क्यूब। So if you are finding the complexity with regard to asymptote, so this is the most easiest way. लेकिन हाँ, अगर आपने इन डेप्थ एनालिसिस करना है तब ये तरीका कार आपके लिए काम नहीं आता। लेकिन चूंकि अभी हम इनिशियल लेवल पर हैं और इनिशियली कॉम्प्लेक्सिटीज मालूम कर रहे हैं, so we'll go with the same easy method. इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 पॉइंट पहले स्टेटमेंट का वाइल लूप लगा हुआ है, बीच में मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, 2 इंटू n प्लस 1 इनका हो गया, n टाइम्स इसका हो गया, 2 टाइम्स इसका हो गया। तो जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी अगर उसको आप जमा कर लें तो आपकी आती है 3n प्लस 1। सो इग्नोर द 3 and 5, द कॉम्प्लेक्सिटी इज 5। और जाहिर सी बात है एक लूप लगा हुआ है और वो 1 से लेकर n तक रन हो रहा है, सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑब्वियसली बी n, ठीक है। सो द वर्स्ट केस इज n, बेस्ट केस इज 1, एवरेज केस इज n. So why the best case is 1? Best case is 1 because अगर आपके पास एरे में एक ही एलिमेंट है, एरे में आपका एक ही एलिमेंट है और वो फर्स्ट टाइम पे, चूंकि इफ़ का कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ है ना, इफ़ का कंडीशन लगा, अगर वो फर्स्ट टाइम पे भी हो जाता है तो आपका लूप वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और लूप ख़त्म हो जाएगा तो बेस्ट केस उसका आपके पास लीनियर ले जाएगा, लोअर बाउंड लीनियर है। और वैसे भी अगर हम देखें तो चूंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, 3n प्लस 5 है, सो 3n प्लस 5 है, तो अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बात करें, एल्गोरिथम को भूल जाएं, तो इसके अपर बाउंड्स जो हो सकते हैं वो n बिल्कुल करीब तरीन बाउंड है। इसके अलावा इसका अपर बाउंड n स्क्वायर भी हो सकता है और n क्यूब भी हो सकता है, अप टू 1 हो सकता है। इसके लोअर बाउंड में जो है वो n भी आ सकता है क्योंकि इक्वलिटी पे है, और इसके लोअर बाउंड में कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है ना। सो बेस्ट केस हम कांस्टेंट ही को एज्यूम करते हैं हमेशा, और थीटा जो है वो एवरेज है, दैट इज ऑलवेज सेम एज द वर्स्ट केस। Now recursive factorials. What are recursive factorials? What is recursive? Recursive कहते हैं जब आप रिकर्सिवली कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को। हम प्रोग्रामिंग में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। सो ये एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जिसमें कह रहा है कि अगर n इक्वल टू 0 हो जाए तो आप रिटर्न 1 करो, एल्स आप जो है वो दोबारा से इसी फैक्टोरियल को कॉल कर दो। रिकर्सिव के लिए ज़रूरी है सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन को लिखना। सो हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्टेप्स कितने। ये एक स्टेप हो गया हमारे पास, ये दूसरा बाइनरी ऑपरेशन हो गया, और n-1 हो के फिर जाएगा तो ये तीसरा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सो ये 3 बाइनरी ऑपरेशंस यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट फैक्टोरियल को क्या मिलेगा? नेक्स्ट फैक्टोरियल को जो अभी वैल्यू गई है उससे एक वैल्यू कम मिलेगी। तो हम कहते हैं कि t ऑफ n हमारे पास फंक्शन है, जो t ऑफ n जो वो एलेबोरेट होता है
टी ऑफ एन माइनस वन में लाइक एक नई वैल्यू और साथ 3 बेसिक ऑपरेशंस जो है ये परफॉर्म करता है, और n की वैल्यू जाहिर सी बात है वो ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये इफ कंडीशन भी है। इफ कंडीशन में क्या है कि टी ऑफ 0 अगर मेरा n की वैल्यू 0 है, तो अगर n की वैल्यू 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा 1 1, चूंकि एक ही बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये नीचे वाले परफॉर्म नहीं होंगे। सो थोड़ा सा हम इसको एलिब्रेट करते हैं। अगर टी ऑफ n मेरे पास है तो टी ऑफ n माइनस वन प्लस 3 उसकी हो गई। अब टी ऑफ n माइनस वन मेरे पास क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, टी ऑफ n माइनस वन जो है वो मेरे पास होगा टी ऑफ n माइनस टू को कॉल कर लेगा और इसके अपने 3 बेसिक ऑपरेशंस। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं इस वैल्यू को इसकी जगह पर रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास बनेगा टी ऑफ n माइनस टू प्लस ये 3 है तो दिस 3 और दिस 3 इट विल बिकम्स 6। फिर फर्दर अगर मैं करता हूं तो इसकी जगह पे अगर मैं टी ऑफ n ऑफ माइनस टू को डालता हूं तो जाहिर सी बात है टी ऑफ n माइनस थ्री प्लस 3 आएगा, सो दैट विल बी टी ऑफ n माइनस थ्री प्लस 9। सो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये पहला सबमिशन था, ये दूसरा था तो ये 6 हो गया, ये तीसरा था तो ये 3 हो गया। सो एक्चुअली एक जनरलाइज फॉर्म ये है कि n माइनस के प्लस 3 इंटू के। लाइक अगर ये देखें ना, ये वैल्यू 3 है तो ये 3 3 जार है, ये 2 है तो ये 3 2 जार है, ये 1 है तो 3 1 जार है, तो अगर ये k है तो 3 k जार हो जाएगा। नाउ आपको किस t की वैल्यू पता है? मुझे 0t की वैल्यू पता है, तो मैं पुट करूंगा n माइनस के इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी k इक्वल टू n। तो k इक्वल टू n जब आता है तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो t ऑफ 0 प्लस 3 ऑफ n, टी ऑफ 0 किसके बराबर है? टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और ये 3n अपनी जगह पे आ गया, इग्नोरिंग 3 इग्नोरिंग 1, सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n। सही हो गया जी। नाउ द लास्ट इज द बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है जो हम काफ़ी दफ़ा स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हुए हैं BS लेवल में। सो अगर आपको देखना है तो आप इसको एक रिव्यू दे सकते हैं। मेरा फोकस इसके एनालिसिस की तरफ होगा। बाइनरी सर्च का रिकर्सिव फंक्शन बनता है कि अगर आपके पास एलिमेंट में एक ही एरे है, एक ही एलिमेंट है, एरे में एक ही एलिमेंट है, तो वो कांस्टेंट टाइम लेता है। अगर आपके पास एरे में n एलिमेंट्स हैं तो n एलिमेंट्स का हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं? बाइनरी सर्च में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज, तो हम क्या करते हैं, हम एरे को दरमियान से आधा कर देते हैं, सॉर्टेड एरे को। बाइनरी सर्च के लिए ज़रूरी है सॉर्टेड एरे। हम सॉर्टेड एरे को दरमियान से आधा कर देते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू लेट्स सपोज मैंने 2 फाइंड करना है और मेरे पास यहाँ पर इस तरह से है सॉर्टेड एरे में, मैं इस तरह लिख लूँगा 2 3 4 5 एंड 6। सो मैं मिडल एलिमेंट को देखता हूँ। अगर मेरी वैल्यू मिडल एलिमेंट से छोटी है तो मैं एरे के इस पोर्शन में आ जाता हूँ, अगर मिडल एलिमेंट से बड़ी है तो मैं इस पोर्शन में आ जाता हूँ। अब मिडल वैल्यू से छोटी इस पोर्शन में आ गया, दिस पोर्शन इज इग्नोर्ड, जो कि कभी दोबारा एक्सेस नहीं किया जाएगा। सो मेरा एरे साइज क्या हो गया? वो हाफ हो गया। सो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Tn/2 और कुछ कांस्टेंट ऑपरेशंस है जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, मतलब मैं उनको नहीं, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि हम चूंकि अप्रोक्सीमेट बात करें तो हम कांस्टेंट्स को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये एक 2 बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, ये एक बाइनरी कंपैरिजन है, 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर आपके पास 2 से 3 बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। सो हम इनको जस्ट एक कांस्टेंट c की तरह एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ मेरे पास फंक्शन क्या बन गया? c प्लस Tn/2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब Tn/2 क्या होगा? Tn/2 वही होगा c प्लस Tn/2/2, तो वो क्या बन जाएगा? n/4 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन 2 को 1 के अंदर डाल देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Tn/4 आ जाएगा, ये यहाँ से आ गया, ये c और ये c मिलके क्या बना लेंगे? मेरे पास 2c बना लेंगे, ठीक है। अब Tn/4 कैसे लिखा जा सकता है? Tn/4 लिखा जा सकता है c प्लस Tn/8, ठीक है जी, मतलब n/4 डिवाइड बाई 2, तो n/8 हो गया। अब इसको मैं वापस 3 के अंदर रिप्लेस करता हूँ तो ये मेरे पास Tn/4 है यहाँ पर और ये 2c अलग है, लाइक Tn/4 की वैल्यू आ रही है ना, तो Tn/4 की जगह पे ये डालेगा तो Tn/8 आ गया आपके पास, प्लस c प्लस 2c पुराना पड़ा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 3c। वो स्टूडेंट्स जिनको ये पुटिंग की समझ नहीं आ रही, मैं एक वैल्यू उनके लिए पुट करके दे देता हूँ ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसे मेरे पास ये पर है कि t ऑफ n है
और उसमें मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है टी एन बाई 4 प्लस 2c मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अब टी एन बाई 4 की मैंने वैल्यू निकाल ली ना, वो ये वैल्यू थी c प्लस टी एन बाई 8। तो बेसिकली मेरे पास ये आ जाएगा c प्लस टी एन बाई 8 और प्लस 2c मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये 2c और एक c ये मिलके बन जाते हैं 3c, ठीक है। अब इनकी जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा तो लेट्स सपोज मेरे पास मतलब ये हम कोई भी n की बात करें। सो अगर n मेरे पास लेट्स सपोज ये मैं चूँकि थर्ड स्टेप में आ गया हूँ ना, तो n मेरे पास अगर 3 है तो ये क्या है 2 की पावर 3, ये क्या है वो 3। सो यहाँ पर जो वैल्यू है एक्चुअली अगर ये मेरे पास i है तो ये बेसिकली 2 की पावर i है और ये वो i दोबारा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना, सही है। सो इसको मैंने ये जर्नलाइज्ड फॉर्म दे दी कि t ऑफ n है तो n 2 की पावर i प्लस i पावर c। सो जो भी i की वैल्यू होगी, अगर i की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 3c, अगर 2 की पावर 2 2c, 2 की पावर 4 और c, ठीक हो गया जी। सो ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर बन गई हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट में अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पर क्या कंपैरिजन किया था, n माइनस के को मैंने सबसे लोएस्ट वैल्यू जो मुझे मालूम थी उसके साथ कंपेयर किया था। अब बाइनरी में मुझे वैल्यू कौन सी मालूम है, मुझे बाइनरी वैल्यू t ऑफ 1 की मालूम है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको t ऑफ 1 से कंपेयर करता हूँ। सो मेरे पास n बाई 2i आपके पास बन जाता है 1। सो n इक्वल टू क्या हो गया 2i हो गया। इस i को एक्चुअली बाहर लाने के लिए, नीचे लाने के लिए मुझे log लेना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर लिया log ऑफ बेस 2n, log ऑफ बेस 2 की पावर i। सो यहाँ पर इस जगह पर आपका पावर रूल लगता है, ये बन जाएगा i, log का पावर रूल लगता है log ऑफ 2 रेज टू द पावर 2, रेज टू पावर नॉर्मली 2। जो आपके पास पावर का फार्मूला है वो इस तरीके से आपके पास आता है कि आपके पास log m टू पावर n जो है इट कैन बी रिटन एज n log ऑफ m, ठीक है। सो ये हम मैथ्स में बेसिकली पढ़ते हैं। सो ये आपके पास log 2 ऑफ 2 अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो इसका रिजल्ट आता है 1। सो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से i बच गया। सो i इज एक्चुअली log 2 ऑफ n, ठीक हो गया। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। i की जगह पे log 2 ऑफ n और जहाँ i था वो log 2 ऑफ n हो गया हमारे पास, ठीक है। सो अगेन इसको अगर हम करेंगे तो ये log 2 ऑफ n नीचे आ जाएगा और उससे फिर रिजल्ट बन जाएगा। इसका एक और आसान तरीका भी आप कर सकते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास n है वो 2i के बराबर है। यहाँ से n मेरे पास किसके बराबर है, 2i के बराबर है। सो मैं यहाँ पे 2 log 2n की जगह में डायरेक्टली n भी डाल सकता हूँ, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या थी 2i थी ना, तो 2i की जगह पे आपके पास क्या आ गया, आपके पास n की वैल्यू आ गई, ठीक है, सही है। सो ये रिप्लेस की जा सकती है। अगर नहीं तो फिर अगर आपने इसी को करना है तो इसका पहले ये तरीका है कि इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के तहत ये हो जाएगा log ऑफ 2 ठीक है, log ऑफ 2 और ये n इससे बाहर चला जाएगा और अगेन ये जो आपके पास इसको आप कह सकते हैं 2। सो ये आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, ठीक है ना, सही है। सो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 2 बेसिकली कैंसिल्स विद log ऑफ 2। सो आपके पास क्या रह गया, n रह गया और c log ऑफ n यहाँ पर आ गया। अब t ऑफ 1 जो है आपको पता है ये कांस्टेंट k के बराबर है और c log 2n आपके पास ऐसे ही आ जाता है। कटिंग द कॉन्स्टेंट्स, आप कॉन्स्टेंट्स को कट कर दें, आपके पास क्या बच जाएगा, log 2 ऑफ n बच जाएगा। सो दैट इज बिग O ऑफ log ऑफ n, ठीक है। सो बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ log ऑफ n हो जाएगी आपके पास। एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। So you are welcome if you have any questions, so you can ask them in comments.